नमस्कार। मैं रत्नेश प्रजापति कक्षा 7 विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। हम अध्ययन कर रहे थे प्राणियों में पोषण। प्राणियों में पोषण के अंतर्गत हमने विभिन्न प्रकार के जीवों द्वारा किस प्रकार भोजन ग्रहण किया जाता है, भोजन ग्रहण करने के बाद उनका पाचन जो है किस प्रकार से होता है, ये सब जानकारी हमने पढ़ी थी। जंतुओं के बारे में, मनुष्य के बारे में इसके अंदर हमने अध्ययन किया था। मनुष्य में पाचन क्रिया के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने मुख, कुहका, ग्रसनी, छोटी आंत तक यहाँ पर हमने इसके अंदर पढ़ लिया था। आज हम इसमें आगे बृहदांत्र यानी बड़ी आंत यानी जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, मुख के द्वारा ग्रहण किया गया भोजन, मुख से ग्रसनी से आमाशय से छोटी आंत और छोटी आंत से बृहदांत्र में आ जाता है। छोटी आंत में लगभग 90% भोजन का पाचन हो जाता है और छोटी आंत के अंदर उपस्थित दीर्घोम वे उस भोजन को पचने के बाद स्वांगीकरण क्रिया द्वारा अवशोषण कर लेते हैं, जिससे जो पचित पोषक तत्व है उनका अवशोषण हो जाता है और शरीर में जहाँ आवश्यकता है उसको उस स्थान पर भेज दिया जाता है। शेष जो अपचित भोजन है उसको बृहदांत्र में भेज दिया जाता है। और बृहदांत्र में उसका क्या होता है, इसका हम इसका आगे अध्ययन करते हैं। बृहदांत्र क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी और छोटी होती है। बृहदांत्र जो है क्षुद्रांत की अपेक्षा थोड़ी चौड़ी होती है और छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत जो है लगभग 8.5 मीटर लंबी होती है और यह 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना। तो जो शेष अपचित भोजन बृहदांत्र में भेज दिया जाता है उसमें उपस्थित जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करने का इसका मुख्य कार्य होता है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है। शेष जो बचा हुआ पदार्थ उसे मलाशय में भेज दिया जाता है तथा अर्धठोस मल के रूप में यह रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है, इसे निष्कासन कहते हैं। तो इस प्रकार मनुष्य में जो भोजन है आहार नाल मुख से लेकर गुदा द्वार तक इस प्रकार भोजन की क्रिया मनुष्य में चलती रहती है और जो अवशिष्ट पदार्थ होता है उसका मल द्वारा निष्कर्षण कर दिया जाता है। अगला बिंदु है घास खाने वाले जंतुओं में पाचन, यानी भोजन करने वाले जंतुओं में पाचन की क्रिया और घास खाने वाले जंतुओं में पाचन की क्रिया अलग अलग प्रकार की होती हैं, क्योंकि घास खाने वाले जंतु जो है अधिक जटिल प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं, इसीलिए उसमें पाचन की क्रिया थोड़ी जटिल होती है। आइए आगे शुरू करते हैं। क्या आपने गाय, भैंस तथा घास खाने वाले अन्य जंतुओं को देखा है? वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते जब वे खाना ना खा रहे हो। तो आपने देखा होगा गाय, भैंस जो है चारा खाने के बाद भी जो है जब वह बैठी होती है तो उस समय उनका मुँह चलता रहता है, जिसे कहते हैं जुगाली करना। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निकल कर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। जब वे घास खाते हैं तो सबसे पहले वे उसको इकट्ठा करते हैं अपने शरीर के अंदर, जो है आमाशय के एक भाग के अंदर उसको इकट्ठा कर लेते हैं। यह भाग रुमेन कहलाता है, अर्थात प्रथम आमाशय। आमाशय 2 पार्ट में बटा होता है। प्रथम आमाशय के अंदर वे उस भोजन को स्टोर कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको पाचन क्रिया द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। रुमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, इसे जुगाल कहते हैं। तो रुमेन के अंदर जो भोजन है एक बार तोड़ने के पश्चात उसका आंशिक पाचन किया जाता है और उसमें जुगाल की क्रिया होती है। परंतु बाद में जंतु इसे छोटे छोटे पिंडकों में मुख्य के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिसे वह चबाता रहता है। और उसी में से जब वह बैठता है, चारा खाने के बाद जब वह बैठता है तो उसी में से रुमेन में से उस जो भंडारित भोजन है उसको बाहर निकालता है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथन कहते हैं अर्थात जुगाली करना कहते हैं तथा ऐसे जंतुओं को रोमिनेंट अथवा रोमंथी कहते हैं। घास में सेल्यूलोज होता है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, घास जो होता है जिसके अंदर सेल्यूलोज की मात्रा अधिक होती है, जो इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होता है। किसी रुमिनेंट अथवा रोमंथी पशु, हिरण आदि के रुमेन में सेल्यूलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। मनुष्य जो है घास का पाचन नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि मनुष्य के शरीर में सेल्यूलोज को पचाने वाले जो जीवाणु हैं
वह इसके शरीर में नहीं पाई जाती, इसलिए वह जो है इसका पाचन नहीं कर सकता है। जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांत एवं वृद्धांत के बीच में एक तिरिनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंतराल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। तो घास खाने वाले जैसे घोड़ा, खरगोश आदि के अंदर जो है क्षुद्रांत और वृत्तांत के बीच में एक नलिका पाई जाती है, थिलीनुमा संरचना होती है जिसे अंतनाल कहते हैं। भोजन का पाचन जो है इनमें उपस्थित जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, लेकिन मनुष्य के अंदर इस प्रकार की कोई संरचना उपस्थित नहीं होती है। अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें न तो मुख होता है और न ही पाचन तंत्र, फिर वे अपना भोजन किस प्रकार ग्रहण करते हैं, उसका पाचन किस प्रकार करते हैं, इसके लिए हम आगे अध्ययन करेंगे। तो अब ना अगला टॉपिक है अमीबा में संभरण एवं पाचन। जैसे कि हम सब जानते हैं अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसके अंदर भोजन को ग्रहण करने के लिए, उत्सर्जन करने के लिए अलग से कोई प्रकार के अंग नहीं पाए जाते हैं। अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले की समान अनेक दानियाँ होती हैं। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसके अंदर जो है अलग से कोई विशिष्ट अंग नहीं पाए जाते हैं। एक कोशिका होती है, पूरा शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, एक केंद्र उपस्थित होता है, कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक जो है दानियाँ उपस्थित होती हैं। अमीबा निरंतर अपनी आकृति स्थिति बदलता रहता है। अमीबा जो है कोई एक निश्चित आकार का नहीं होता, एक कोशिका होने के कारण अपनी आकृति को वह बदलता रहता है। यह एक होता अधिक अंगुली के समान प्रवर्त निकालता है और ये अपने शरीर में इस प्रकार के जो प्रवर्त है, ये अंगुली नुमा इस प्रकार की संरचनाएं बनाता है जिसे हम कहते हैं प्रवर्त। जो इन प्रवर्त निकालता रहता है जिन्हें पादाप कहते हैं, और इन्हें हम कहते हैं पादाप, जो इन्हें गति देने एवं भोजन को पकड़ने में सहायता करते हैं। और इनका मुख्य कार्य होता है, जो अमीबा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है और भोजन को वह ग्रहण कर सकता है। अमीबा में कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर पादाप विकसित करके उससे निकल लेता है। यानी जब इसे यह सूक्ष्म जीव है और छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को ही आहार के रूप में ग्रहण करता है, तो यह क्या करता है, जब इसे भोजन की आवश्यकता होती है तो अपने शरीर को पादाप के रूप में बदल लेता है और जैसे ही कोई खाद्य कण आता है तो वह उसे ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य दानी में फंस जाते हैं और जो खाद्य पदार्थ है ये इस प्रकार खाद्य कणिका अंतर्ग्रहण क्रिया द्वारा इसके शरीर के अंदर आ जाते हैं और वह जो है इनको अपने अंदर समा लेता है। खाद्य दानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। जो खाद्य दानी होती है उसके अंदर पाचक रस स्रावित होते हैं, जो भोजन है उनको सरल पदार्थों में बदलने का यह काम करते हैं। बचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित होता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव एवं गुणन के लिए उपयोग लिए जाते हैं। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य दानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। जिस प्रकार ग्रहण किया जाता है उसी प्रकार उत्सर्जन क्रिया द्वारा खाद्य दानी उसे बाहर निकाल लेती है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है। तो इस प्रकार जो भोजन का पाचन है, चाहे एक कोशिक हो, बहुकोशिक जीव हो, सभी के अंदर भोजन का प्रक्रम है एक समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं और उनसे ऊर्जा मुक्त होती है। जो भी खाद्य पदार्थ ग्रहण किया जाता है उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और उससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अगले अध्याय में आप आंत्र द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थ का शरीर के अन्य भागों में स्थानांतरण विषय में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार ये जो अपना पाठ है प्राणियों में पोषण, ये पोषण जो है पूरा टॉपिक अपना समाप्त हुआ, जिसके अंदर अपने मनुष्य के बारे में, जंतुओं के बारे में, एक कोशिकीय जीव सभी के बारे में अध्ययन किया था। इसके बाद हम अगली क्लास के अंदर जो है नेक्स्ट नया चैप्टर लेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा अपने जो दूसरे अन्य मित्र हैं उनको शेयर करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन मिलेगा आपको उसकी सूचना मिल जाएगी। जैसे ही कोई वीडियो नया अपलोड होगा तो आपको उसकी जानकारी पुनः जल्दी मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।